अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा आपके सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के मॉडल पेपर के या मेरी जो मैंने एमसीक्यूज़ आपको मैंने करवाए थे उसके अंदर कुछ 10 एमसीक्यूज़ मिसिंग थे, ठीक है ना। और तो वो 10 एमसीक्यूज़ की मैं वीडियो आपको आज मैं दिखा रहा हूँ कि उन 10 एमसीक्यूज़ को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज़ मेरे पास यहाँ पे भी हैं और बकिया जो है वो 10 के बाद जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, मैंने 50 एमसीक्यूज़ आपको करवाए थे, तो 11 टू 50 तक तो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा और जो 1 से लेकर 10 तक है वो इस वीडियो में आप देख सकेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है वो क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन विच वेरीज फ्रॉम आइटम टू आइटम इज कॉल्ड। ऐसी चीज़ जो वैरी करे आइटम टू आइटम, ठीक है ना, टाइम बाय टाइम वैरी करे, आइटम टू आइटम वैरी करे, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये आपका वेरिएबल कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई चीज़ वैरी कर रही है, ठीक है ना, तो वेरिएशन में क्या होता है, चेंजिंग आती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। कहता है अ चार्ट प्रेजेंटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एन, ऐसा चार्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉलो करे। तो ना तो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, सिंपल बार डायग्राम में भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। सिर्फ उज्जाई वाहिद ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, कोई और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। तो कहते हैं आ हिस्टोग्राम यूजेस अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर। हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम मैटर किस पे करता है, हिस्टोग्राम एरिया पे मैटर नहीं करता, हिस्टोग्राम विड्थ पे मैटर नहीं करता, हिस्टोग्राम डायगोनल पे मैटर नहीं करता। हिस्टोग्राम जो किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी हाइट पे करता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बार्स बनाते हैं ना, तो ये जो बार की सेपरेशन होती है दैट इज कॉल्ड हाइट। ये जो इसकी सेपरेशन है ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू क्या, द फॉलोइंग सिमेट्रिकल डाटा ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग सिस्टमेटिकली सेट ऑफ डाटा, सिमेट्रिकल सेट ऑफ डाटा, आपको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये डेटा जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, वो डेटा जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है ना। कहता है इस डेटा का जो मीडियन है, मीडियन इज 30, मीडियन 30 है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू बताओ, मोड की वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर मैं इस डेटा में गौर से देखता हूँ तो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हमें तो यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा है जो कि मालूम ही नहीं है, एक्स है हमारा। तो अगर मैं इस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो मैं इस डेटा से ना तो मैं मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ना ही मीडियन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ना ही मोड कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या है, एक्स इन्वॉल्व है। तो एक्स की जब तक वैल्यू मालूम नहीं होगी उस वक्त तक इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है इस एमसीक्यू का कि वो क्या है, कि वो डेटा में आपको बता रहा है कि डेटा किसका है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मोड होता है। तो इसका मतलब तीनों बराबर होते हैं। तो अगर मीडियन 30 है तो मोड क्या होगा, मोड भी 30 होगा, और मीन भी क्या होगा, 30 होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल डाटा का जो मीडियन है, मोड और मीन वो सब क्या होंगे, 30 ही होंगे। तो इस वर्ड को हमें क्या करना था, पिक करना था, सिमेट्रिकल सेट, ठीक है ना। सिमेट्रिकल डाटा क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों बराबर है तो मीन मीडियन मोड क्या होगा, बराबर होगा। अगर मीन 30 है तो मोड भी क्या होगा, 30 होगा, मीन भी क्या होगा, 30 होगा। आते हैं फिफ्थ एमसीक्यू पे, अ कॉइन एंड अ डाई। इसका मतलब दोनों टॉस कर रहा है टुगेदर, अ कॉइन एंड अ डाई टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4। तो अगर मैं बात करूं कॉइन और डाई की, दोनों को एक साथ थ्रो कर रहा है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालते थे आप, इसका सैंपल स्पेस निकालते थे आप कैसे, कि जब एक डाई और एक कॉइन को टॉस करोगे तो होगा क्या, या तो कॉइन के अंदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना। अगर कॉइन में हेड आ गया तो हेड के साथ पॉसिबिलिटी डाई की क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी डाई की क्या बन सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये ट्री डायग्राम बना रहा हूँ मैं।
और अगर मैं टेल की बात करता हूँ तो टेल में भी यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 डॉट आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? हेड के साथ 6, टेल के साथ 6, तो उसका मतलब कितने हुए? 12 हो गए। तो मैं यहाँ पे H1 से लेके H6 तक लिखूंगा। H1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये? H1, H2 एंड सो ऑन। कहाँ तक गया ये? आपका H6 तक जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से टेल के साथ भी टेल 1, टेल 2 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? टेल 6 तक जाएगा। ये आपका क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हुए? 12 हुए, 6 हेड के 6 टेल के। कैसे? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1 बराबर किसके हो गया? 12 के हो गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 12 सैंपल स्पेस है, ये NS आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। तो क्या इसने एटलीस्ट 4 हेड कहा? क्या एटलीस्ट 4 टेल कहा? नहीं, इसने एटलीस्ट 4 कहा। तो एटलीस्ट 4 के अंदर हम हेड वाले भी काउंट करेंगे और टेल वाले भी काउंट करेंगे। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम 4, तो 4 हेड वाले भी हो सकते हैं, 4 टेल वाले भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NA डिवाइडेड बाय NS, NA डिवाइडेड बाय NS। तो NA कितना हुआ? NA कितना हुआ? 6 हुआ, और NS कितना है? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया आपका आंसर। सही है, तो ये आ गया 0.5। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये आपके लॉन्ग में भी मतलब MCQs में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बस याद रखना, अगर एटलीस्ट 4 हेड कहेगा तो हेड की बात हो रही है, तो हेड में सिर्फ कितने? 3 है। अगर सिर्फ कहता है एटलीस्ट 4 टेल कहता है तो सिर्फ टेल की बात होती है, टेल में कितने होते? 3। लेकिन इसने एटलीस्ट 4 की बात की है तो हेड भी काउंट होगा और टेल भी काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? आपके 6 हो गए, 3 हेड के 3 टेल के। तो टोटल 6 हो गए, 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 किया तो आंसर कितना आ गया? 0.5 आ गया। तो ये आपके स्टार्टिंग के 5 MCQs हो गए। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ। सिक्स को आप पूरा कंप्लीट रीड कीजिए पहले तो। कहता है इन स्टैटिस्टिक क्लास विद 30 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। द टीचर, बड़ा कोई भी टीचर है, मेरा नाम साकिब इकबाल है तो मैंने अपना नाम साकिब इकबाल लिख दिया। द टीचर साकिब इकबाल वांट्स 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स इसको सिलेक्ट करने हैं? 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। कितने में से बेटा? 30 में से, ठीक है ना। अब मैंने कहा 2 डिफरेंट स्टूडेंट टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 3 एंड 5 ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर असाइन द प्रॉब्लम? कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं कि टीचर जो है वो असाइन कर सकता है प्रॉब्लम्स को। तो अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्ट कर लेते हैं लोग, इसको परमुटेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है कि 30 में से 2 डिफरेंट स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। 2 डिफरेंट स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने पढ़ा था, बॉक्स मेथड पढ़ा था हमने, परमुटेशन में बॉक्स मेथड पढ़ा था, ठीक है ना। तो बॉक्स मेथड में इसमें जो MCQs के अंदर बहुत डिफिकल्ट चीज़ ना वो क्या है कि हमें टोटल 30 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट क्या करना है? सिलेक्ट करने हैं। तो ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता? ये बात, अगर ऑर्डर मैटर करता है तो उसका मतलब वो क्या हो गया? परमुटेशन हो गया। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये परमुटेशन है। ये क्या है? ये परमुटेशन है, ठीक है ना। तो परमुटेशन में हम कहते थे कि जितनी सिलेक्शन हो रही है बॉक्स मेथड में उतने क्या कर दो? बॉक्स बना दो। तो उसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कितनी सिलेक्शन हो रही है? 2 की हो रही है। तो हमने क्या कर दिया? कितने बॉक्स बना दिए बेटा? 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है ना। इसमें हमने कहा था यहाँ पे दोनों बॉक्स में क्या आती है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आते हैं,
ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले बॉक्स के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट में से हमें एक बच्चा सेलेक्ट करना है, 30 में से, 30 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 30, तो 30 में से एक बच्चा सेलेक्ट करना है। तो सेकंड बॉक्स के लिए कितने होंगे, एक बच्चा 30 में से आपने सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा बच्चा सेलेक्ट करना है, वो कितने में से होंगे, वो 29 में से होंगे, ठीक है ना। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 29 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 870 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 870 आ जाएगा। दोबारा समझिएगा कि यहाँ पे ये बॉक्स मेथड में हम क्या करते थे, हम पॉसिबल आउटकम्स लिखा करते थे, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स पहले बॉक्स के लिए कितने, पहले बॉक्स के लिए 30 है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। 30 में से एक बच्चा आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अगले बॉक्स के लिए कितने हो गए, 29 हो गए। अगर ये 3 कहता, 3 स्टूडेंट कहता, तो हम बॉक्स कितने बनाते, 3 बॉक्स बनाते, और 3 बॉक्स के अंदर क्या होता, 30, 29, 28 होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 870। आप देखना चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, 30 मल्टीप्लाई बाय 29, तो आपका आंसर कितना आ गया, 870 आ गया, ठीक है बेटा ना। एमसीक्यू नंबर 7 कहते हैं लेस्पर्स जो है वो 140 है, 140.85 है, और पास्टी जो है वो ये है। फिशर इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, तो फिशर इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, लेस्पेयर मल्टीप्लाई बाय पास्टी, ठीक है ना। तो लेस्पेयर और पास्टी की वैल्यू को रूट के अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम काम करते हैं, रूट के अंदर वैल्यू को हमने लिखा कितना, 140 पॉइंट कितना, 85, 85 मल्टीप्लाई बाय 145.98 इक्वल टू बाय 143 पॉइंट, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया, 143। अगर आप इसकी एक शॉर्ट टेक्निक याद रखें, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो रेंज होती है, फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो क्या होती है, वो रेंज होती है। वो रेंज किसके दरमियान होती है, लेस्पर और पास्टी के दरमियान। ना तो फिशर की वैल्यू इनसे लेस होगी, छोटी होगी, और ना ही इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। इसके दरमियान में कहीं इसका आंसर आ रहा होगा, तो दरमियान में एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। 140 और 145 के सेंटर में एक ही वैल्यू है, कितनी है, 143। ये 150 145 से बड़ा है, 212 45 से बड़ा है, 225 45 से बड़ा है। तो इसका मतलब फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आ सकता है। तो आप बगैर कैलकुलेट किए भी इस पर टिक मार्क कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 8, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू वैल्यूज इज 420। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है, दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यू का मीन जो है वो कितना है, 20 है। कहते हैं इफ अ थर्ड वैल्यू 10, इफ अ थर्ड वैल्यू 10 इज इंक्लूडेड इन डेटा, ठीक है। अब ये टॉपिक कौन सा हो गया, इंक्लूडेड की बात हो रही है, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड और रिप्लेस वाली कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी थी, करेक्ट मीन के अंदर पढ़ी थी। करेक्ट मीन का पैटर्न क्या था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स अपॉन एन, ठीक है ना। मीन दिया हुआ है पहली वैल्यू के लिए कितना, 20 दिया हुआ है, ठीक है। समीशन एक्स हमें नहीं मालूम, एन कितना है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में टू वैल्यूज का जो मीन है वो 20 है। तो इसका मतलब समीशन एक्स जो है वो दो वैल्यूज का कितना हो गया, 2 है, डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब समीशन एक्स फॉर टू वैल्यूज कितना है, 40 है। अब कहता है हमें कि इफ अ थर्ड वैल्यू 10, एक वैल्यू जिसकी वर्थ कितनी है, 10 है, वो क्या हो रहा है, डेटा में इंक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूड में हम क्या करते थे, हम इस 40 में इस 10 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस 10 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। कोई मुझे बताएगा कि ये समीशन एक्स 50 जो है वो कितनी वैल्यूज का है, ये समीशन एक्स जो है वो कितनी वैल्यूज का है। ये 40 जो था वो कितनी वैल्यूज का था, 2 वैल्यूज का था। ये 10 जो है वो कितनी वैल्यू का है, एक वैल्यू का, a वैल्यू, अ थर्ड वैल्यू। तो इसका मतलब टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मीन, ये जो समीशन x है वो कितनी वैल्यूज का है, ये 3 वैल्यूज का है। तो 50 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से।
ठीक है ना। इंक्लूड बोलेगा तो समीशन एक्स के अंदर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एक्सक्लूड बोलेगा तो समीशन एक्स में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। रिप्लेस बोलता है अगर एक वैल्यू जा रही है एक वैल्यू आ रही है तो जो वैल्यू जा रही होगी उसको माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आ रही होगी उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसमें, समीशन एक्स के अंदर, ठीक है ना। एक्सक्लूड करोगे तो नंबर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, दो वैल्यूज का मीन कितना है, 20 था। अगर बोलता है इफ अ वैल्यू 10 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटा, तो उसका मतलब एक वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड हो रही है डेटा से, तो हम क्या करते, 10 को इसमें से माइनस करते और डिवाइड किससे करते, 1 से करते। क्यों, पहले दो वैल्यूज थी, दो में से एक वैल्यू चली गई तो कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंक्लूड हुआ है, इसलिए हमने 2 के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। पहले दो वैल्यूज का मीन था, अब कितनी वैल्यूज का मीन है, 3 वैल्यूज का मीन है। तो 50 डिवाइड बाई 3 कर दो, 50 डिवाइड बाय 3। तो आंसर जो आया वो आपका कितना आ गया, 16.666। 16.66 को राउंड ऑफ किया तो कितना आ गया, 16.67। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 में। अ ग्रुप ऑफ आइटम विच सर्टेन ऑर्डर अरेंजमेंट। अब यहाँ पे बात याद रखना कि परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी अरेंजमेंट जो ऑर्डर वाइज हो तो वो परमुटेशन होती है, और जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता वो कॉम्बिनेशन होती है। जिसमें ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता वो कॉम्बिनेशन है। ये बात याद रखने की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर की पॉइंट दिया हुआ है इसने, वो की पॉइंट क्या था, ऑर्डर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की बात हो रही है तो अरेंजमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, अरेंजमेंट किस में आता है, काउंटिंग टेक्निक में आता है। अरेंजमेंट किस में आता है, काउंटिंग टेक्निक में। काउंटिंग टेक्निक में दो ही टॉपिक हैं, एक परमुटेशन एक कॉम्बिनेशन। जबकि ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट इवेंट है ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हैं। ये किसके हैं, प्रोबेबिलिटी के। तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है। जबकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। जब ऑर्डर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, परमुटेशन। अगर सिर्फ बात होती ऑर्डर अरेंजमेंट की, मैटर नहीं करता, तो किसकी बात होती, कॉम्बिनेशन की होती। ठीक है। 10 एमसीक्यूज पे आते हैं। कहता है एनपीआर आपको अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के दे दिया इसने, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख के दे दिया। और कहता है एन और आर की दोनों की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 4 है, और आर की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 4 है। ठीक है ना। अब फॉर्मूला इसने दिया हुआ है एन की पावर आर, तो इसका मतलब 4 की पावर 4। अब याद रखना बेटा, ये गलती से आप लोग कर रहे हो तो 4 4 सा 16, जो कि आंसर में मौजूद है। 4 4 सा 16 आंसर में दिया हुआ है, और वो जानबूझ के दिया है ताकि आप गलती करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का मतलब ये होता है बेटा, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 की पावर 4, तो आंसर कितना आ गया, 256 आ गया। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा 256। ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 10 एमसीक्यूज थे बेटा वो आपके पास नहीं थे, तो अब उसकी वीडियो भी आपके पास आ गई, स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज की। तो इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज है 11 से लेकर 50 तक, उसकी वीडियो आपके पास दूसरी मौजूद है, तो आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो है जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाए। ठीक है ना। वरना आप लोग पूछते रहते हैं कि हाँ भाई सर ये वाली वीडियो कौन सी है, ये वाली वीडियो कौन सी है। तो सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चलें बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।